जय हिंद दोस्तों, मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे भी इसको सब्सक्राइब करें। अभी आने वाले टाइम में देखना आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें यहाँ पर डाली जाएंगी। जिनको आर्मी में निश्चित रूप से सिलेक्शन लेना है वो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए, बिना समय गवाए हम पेपर स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने बताया था आपको बेटा, हम जीके का ही पार्ट पूरा करेंगे। पहले जीके, उसके बाद जनरल साइंस, उसके बाद मैथमेटिक्स एंड देन रीजनिंग। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हजारीबाग नेशनल पार्क कहां स्थित है। देखो, हजारीबाग नेशनल पार्क, ध्यान रखना, हजारीबाग जो नेशनल पार्क है वो हजारीबाग जिले में है और झारखंड में। कौन सा जिला है? हजारीबाग जिला है। कई बार आता है, देखो, काजी गुजरात में आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये भी आता है बेटा कई बार। गुजरात में कौन सा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान है। असम में आपका, ध्यान रखना, काजीरंगा है। क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो यहां से भी क्वेश्चन आते हैं बेटा, असम में काजीरंगा, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मुगल साम्राज्य की दरबारी भाषा। देखो, मुगल साम्राज्य की दरबारी भाषा फारसी थी। कौन सी थी? फारसी। ध्यान रखना, ना हिंदी, ना तुर्किश, ना उर्दू, फारसी थी, जो पारस में बोली जाती, तो इसको पार्शियन भी कह सकते हैं। तो इसकी जो मेन भाषा थी वो कौन सी थी? फारसी भाषा थी। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। मोहनजोदाड़ो स्थित है। देखो, मोहनजोदाड़ो और आपके दो मुख्य शहर मिले, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, टीला भी कहा जाता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं। देखो, ये सारे ही जो है ये तीनों सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जो वर्तमान में कहां है? बिहार में। ध्यान रखना, नालंदा विश्वविद्यालय। मोहनजोदाड़ो कहां पे है? देखो, ये लोथल है आपका, ये तो आपका एक तरीके से मैं कहूं बेटा गुजरात में। लोथल, ये रंगपुर भी गुजरात में। सिंध, मोहनजोदाड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहां पे? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ध्यान रखना। तो मोहनजोदाड़ो कहां पे स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में सिंध प्रांत में स्थित है। निम्न में से कौन से देश का लिखित संविधान नहीं है? देखो, रूस, फ्रांस, बेल्जियम, तीनों का लिखित संविधान है। इंग्लैंड एक ऐसा संविधान है, इंग्लैंड का संविधान कोई भी लिखित संविधान नहीं है। वहां पहले से ही कुछ एक्ट चले आ रहे हैं, उनके आधार पर ही वहां का कानून है। ध्यान रखना, इंग्लैंड का कोई भी लिखित कानून नहीं है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला नाभिकीय स्टेशन कहां पर है? देखो बेटा, ये कालपक्कम आपका तमिलनाडु में। देखो, एक पेपर में मैंने बताया था भारत का पहला नाभिकीय स्टेशन कहां है, तो ध्यान रखना, ये जो पहला नाभिकीय वो है आपका तारापुर, महाराष्ट्र में। कहां पे? तारापुर, महाराष्ट्र में सबसे पहला है, तारापुर, महाराष्ट्र में। तो भारत का पहला जो नाभिकीय शक्ति स्टेशन है वो कहां पे है? आपका तारापुर में। और तारापुर, ध्यान रखना, वो कहां पे है? महाराष्ट्र में। एक देखो कालपक्कम में भी है, एक मैंने बताया था आपका बेटा रावत भाटा राजस्थान में भी है, एक बताया था मैंने नरोरा, नरोरा यूपी में भी है, एक मैंने बताया था इसमें कैगा है, कैगा कर्नाटक में भी है। तो ध्यान रखना, ये 6 आपके नाभिकीय शक्ति स्टेशन है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देखो, खेलों से संबंधित जो मेन मेन प्रतियोगिताएं, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, डूरंड कप भी फुटबॉल से संबंधित है, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट से संबंधित है। तो ध्यान रखना, आप इनको जो मेन जो टूर्नामेंट है वो जो संबंधित कौन सा किससे है, ये आपसे जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद चलिए आगे। वर्तमान में तमिलनाडु में किस पार्टी का शासन है? देखो, तमिलनाडु में हम बात करें बेटा, दो ही पार्टी में, एक तो डीएमके है और एक है बेटा एआईडीएमके। तो ध्यान रखना, जो एआईडीएमके की थी जयललिता थी, पहले जयललिता थी, और डीएमके एमके स्टालिन है। कौन है? एमके स्टालिन। ध्यान रखना, जो तमिलनाडु की राजनीति है वो ज्यादातर इन्हीं दो पार्टियों के इर्द गिर्द घूमती है। कभी किसी की सरकार आती है, कभी किसी की सरकार आती है। लेकिन हम वर्तमान की बात करें, अभी जो चुनाव हुए थे वहां पर ध्यान रखना, डीएमके सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी और वहां डीएमके का ही शासन है, और डीएमके और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था वहां पर। तो वहां पर डीएमके और कांग्रेस की पार्टी है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं।
नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। देखो विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में मैं पहले कई बार बता चुका हूं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, ठीक है। और इनको जो आम सभा होती है, जो बेटा आम सभा होती है, उसकी जो साधारण सभा होती है संयुक्त राष्ट्र संघ की, उसकी अध्यक्ष रही है, उसकी ये अध्यक्ष रही है और पहली महिला अध्यक्ष रहने का गौरव इनको प्राप्त है। इसके बाद करें सरोजिनी नायडू, ये पहली महिला गवर्नर हैं, पहली महिला गवर्नर होने का गौरव है इनको, पहली महिला गवर्नर है, ध्यान रखना है ये वाली सरोजिनी नायडू, और इनको ही नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। लता मंगेशकर की बात करें बेटा, ये एक महान गायिका है, महान गायिका है, आपने खूब गाने सुने होंगे बेटा, महान गायिका है। तो और महान गायिका है, ध्यान रखना, इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। इसके बाद चले नूरजहां, नूरजहां ध्यान रखना, ये मुगल काल की सबसे ताकतवर महिला है, मुगल काल की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, एक ताकतवर महिला है जो किसकी पत्नी थी, जहांगीर की पत्नी थी, और जहांगीर पे इनका बहुत ज्यादा प्रभाव था। कहते हैं कि जहांगीर बिना नूरजहां की मर्जी के कोई काम नहीं करते थे। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां है? देखो चुनाव आयोग का मुख्यालय, मेन चीजों के जो हेडक्वार्टर्स हैं आप उनको देख लेना। चुनाव आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में, कहां पर है? नई दिल्ली में। इसके बाद चलिए आगे, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? देखो राज्यसभा के ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, ध्यान रखना, राज्यसभा के क्या होते हैं बेटा? सभापति होते हैं, और इनका चुनाव लोकसभा और राज्यसभा दोनों करती हैं बेटा, ध्यान रखना, लोकसभा और राज्यसभा दोनों करती हैं। और मैं बता देता हूं बेटा, राज्यसभा के 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, और 12 सदस्य होते हैं वो आपका अपने राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, खेलों से, कलाओं से, इस तरीके से, ध्यान रखना। और इसके अलावा बात करें बेटा राज्यसभा के उपसभापति की, देखो राज्यसभा के उपसभापति का जो चुनाव होता है वो राज्यसभा के सदस्य ही करते हैं, तो ध्यान रखना इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? राज्यसभा होगा। निम्न में से कौन से शहर में स्वर्ण मंदिर है? ध्यान रखना, स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में, ध्यान रखना, स्वर्ण मंदिर कहां पे? अमृतसर में। और कहां पे बेटा? पंजाब में। विश्व की प्रथम पहली महिला प्रधानमंत्री थी, देखो श्रीमती इंदिरा गांधी, ये अपने भारत की प्रधानमंत्री रही हैं, ठीक है। अपने अपने भारत है, भारत के जो सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे, पंडित नेहरू के बाद अपने लाल बहादुर शास्त्री बने, और लाल बहादुर शास्त्री के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। अब बात करते हैं, देखो विश्व की प्रथम श्रीमती मावो भंडार नायके हैं, जो कि कहां की रही हैं? श्रीलंका की हैं, और आई थिंक 1960 में शायद ये श्रीलंका की प्रथम प्रधानमंत्री बनी थी। तो विश्व की प्रथम प्रधानमंत्री होने का गौरव इनको प्राप्त है। इसके बाद चलिए अगला, कामायनी के लेखक हैं, देखो कामायनी एक पुस्तक है, और कामायनी पुस्तक की लेखक हैं आपके जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, देखो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो आपका लंदन में हुआ था, ध्यान रखना 1930 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां पे हुआ था? 1930 में। और कहां पे हुआ था? लंदन में हुआ था। द इनविजिबल मैन एक प्रसिद्ध पुस्तक है, और ध्यान रखना इस प्रसिद्ध पुस्तक के द इनविजिबल मैन, इसके जो लेखक हैं वो है H.G. वेल्स। कौन है इसके लेखक? H.G. वेल्स। यहां पे देखो आपका ये जीके का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद चलिए हम चलते हैं जनरल साइंस के क्वेश्चनों की ओर। अब आइए जनरल साइंस, जाइलम और फ्लोएम, ध्यान रखना जाइनल और फ्लोएम है, फ्लोएम के बीच पाए जाने वाले तंतु को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना ग्राउंड तंतु, स्कर्लेर्नकायम, हाइपोडर्मिस, इनमें से कोई नहीं। देखो इन दोनों के बीच में जो तत्व पाया जाता है उसको हम कैम्लियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैम्लियम बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। निम्न का नाम बर्थ कनोल किसने दिया? देखो बर्थ कनोल यूरेथ्रा का नाम, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? यूरेथ्रा।
जंगल की संपदा को हमें नहीं जलाना चाहिए बिल्कुल भी भाई, उद्योगों में भाई बहुत ज्यादा काम में नहीं लेना चाहिए, ठीक है, बचाना चाहिए हमें। देखो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है बेटा, जंगल की संपदा को हमें बचाना चाहिए ताकि जो अपना बैलेंस है पर्यावरण का वो बना रहे। इसके बाद चलिए आगे, जलने में सहायक गैस कौन सी है? देखो ध्यान रखना, जलने में सहायक गैस कौन सी है? देखो नाइट्रोजन की बात करें बेटा, नाइट्रोजन गैस ध्यान रखना ये ज्वलनशील बिल्कुल भी नहीं है, ज्वलनशील नहीं है। जलाने में जो सहायक गैस है वो आपकी कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस है। ध्यान रखना ऑक्सीजन गैस आग लगाने में सहायक है। एक चीज ध्यान रखना बेटा, कई बार आ जाता है क्वेश्चन की, मान लो पृथ्वी पे सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस है, यदि नाइट्रोजन गैस नहीं होती तो क्या होता? ध्यान रखना यदि पृथ्वी पर नाइट्रोजन गैस नहीं होती तो ध्यान रखना हर चीज जल रही होती। यदि ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन होती पृथ्वी पे तो हर चीज आपकी क्या हो रही होती? जल रही होती, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा ज्वलनशील, जो कोई भी चीज है उसको जलाने में बहुत ज्यादा सहायक होती है। नाइट्रोजन गैस ज्वलनशील नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन ने यह बैलेंस कर रखा है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, थर्मामीटर में क्या चीज को दर्शाती है? देखो थर्मामीटर की बात करें बेटा, कोई भी थर्मामीटर है देखो इस तरीके का होता है, यहां एक कांच का होता है, उस पर मार्क लिखे हुए हैं और इसमें ध्यान रखना बेटा पारा भरा हुआ होता है, जो तापमान बढ़ने और घटने पर उसका जो लेवल है वो चेंज होता रहता है और हमें सही तापमान की जानकारी देता है। तो थर्मामीटर में क्या होता है? पारा होता है। ध्यान रखना उसके अंदर की बात करें क्या होता है? मर्क्यूरी होता है पारा। और पारा ध्यान रखना ये द्रव धातु है, द्रव धातु है, एक अकेला धातु ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, इसके अलावा और कोई दूसरा धातु नहीं है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाए। इनमें से कौन सी विद्युत का उत्पादक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो देखो विद्युत का उत्पादक कौन सा है? देखो हम बात करें बेटा जनरेटर की, तो जनरेटर क्या होता है? देखो वैसे तो विद्युत का उत्पादक बेटा विद्युत जनित्र होता है, जो अपने जिससे हम विद्युत का उत्पादन करते हैं, लेकिन ध्यान रखना जनरेटर भी क्या होता है? डीजल या अपने जो डीजल है, डीजल की सहायता से जनरेटर से भी विद्युत का उत्पादन किया जाता है। देखा होगा आपने शादी ब्याह में जनरेटर चलता है, जब आपकी जो विद्युत है, जो लाइट है वो आपकी चली जाती है तो उसके बाद जनरेटर ही काम में लिया जाता है। तो विद्युत का उत्पादक क्या? जनरेटर। अमीटर ध्यान रखना है विद्युत को मापने के काम आता है और गैल्वेनोमीटर भी एक अमीटर का ही रूप है, इससे भी है जो विद्युत है उसकी उपस्थिति का पता लगाया जाता है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, डब्ल्यूबीसी। देखो एक होता है बेटा डब्ल्यूबीसी, एक आरबीसी, इसको बोलते हैं बेटा रेड ब्लड सेल और इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल। तो व्हाइट ब्लड सेल इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना व्हाइट ब्लड सेल। इसके बाद चलिए आगे, निम्नलिखित पदार्थों में से देखो पृथ्वी पर जो सबसे अधिक ध्यान रखना कठोर पदार्थ पाया जाता है वो क्या है? हीरा। ध्यान रखना हीरा सबसे अधिक कठोर है पृथ्वी पर, जो कि किसका अपर रूप है? कार्बन का अपर रूप है, ध्यान रखना। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, पेनिसिलिन की खोज किसने की? देखो पेनिसिलिन एक दवाई है, इसकी खोज आप ध्यान रखना किसने की है बेटा? पहला ऑप्शन है लॉरेंस, दूसरा रोनाल्डो, तीसरा फ्लेमिंग और इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, शरीर का कौन सा अंग पोलियो से प्रभावित होता है? देखो बेटा पोलियो की बात करें हम तो पोलियो से कौन सा अंग प्रभावित होता है? देखो पोलियो बेटा एक संक्रामक रोग है, मैं एक बार पोलियो के बारे में बता देता हूं। संक्रामक रोग है जो मेनली आप दूषित खाना खाते हो या दूषित पानी पीते हो उससे होता है, ठीक है। ये क्या है? कमर के नीचे के हिस्से को ज्यादा प्रभावित करता है। ध्यान रखना पोलियो से ही ज्यादातर लोग पहले जो होते थे बेटा विकलांग हो जाते थे, लेकिन जो पोलियो है सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, ये तंत्रिका तंत्र को नष्ट करता है बेटा, ध्यान रखना तंत्रिका तंत्र को नष्ट करता है पोलियो। और ध्यान रखना इसकी बात करें बेटा पोलियो की, तो जोनास साल्क ने सबसे पहले इसका टीका बनाया था, आता है बेटा क्वेश्चन, जोनास साल्क ने इसका टीका बनाया था सबसे पहले और वो लगभग 1955 की बात है बेटा, 85 नहीं 1955 में जोनास साल्क ने इसका टीका बनाया था। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं,
ये आपके बेटा 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। और कमेंट बॉक्स में भाई मैं देख रहा हूं बेटा आप लोग पेपर पढ़ रहे हो लेकिन अपना स्कोर नहीं बता रहे हो। आप बेटा स्कोर बताया करो और सब्जेक्ट वाइज बताया करो, जीके में इतना आ रहा है, जीएस में इतना आ रहा है, मैथमेटिक्स में इतना आ रहा है, ताकि आपको भी पता चले कि आप कहां मात खा रहे हो, कौन से पोर्शन में आप कमी रह रही है। पौधों और जीवों में मुख्यतः अंतर, देखो वंश वृद्धि दोनों में, हेरिडिटी, चलना फिरना भी दोनों में, चलना फिरना दोनों में नहीं है, ध्यान रखना बेटा। पौधे चलते नहीं है, जीव चलते फिरते हैं। बाकी देखो सांस दोनों लेते हैं, डाइज और आप पाचन भी दोनों में होता है, ध्यान रखना। तो इसमें जो सबसे मुख्य अंतर है वो क्या है, चलने और फिरने का। वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी होती है, देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। वैसे बेटा आपका लगभग ये मान लो 79% होती है, 79, ठीक है। और इसमें जो राउंड फिगर है उसमें देख लेंगे बेटा कितना आ जाएगा, 80। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेंगे कितना आ जाएगा, 80%। ध्यान रखना वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, और जो दूसरे पर आती है वो आपकी ऑक्सीजन गैस होती है। निम्नलिखित में से कौन सी घटक रासायनिक क्रिया की गति पर प्रभाव डालता है। पहला ऑप्शन देखेंगे, क्रिया में हिस्सा लेने वाले पदार्थों की गाढ़ता पर, बिल्कुल बेटा इस चीज का फर्क पड़ता है। टेम्परेचर का भी फर्क पड़ता है, अनुघटक की उपस्थिति इसका भी फर्क पड़ता है। और डी क्या है बेटा, उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी, इन सभी का प्रभाव इस पर पड़ता है। अब बात करते हैं बेटा आगे 29वां क्वेश्चन, प्रकाश की चाल। देखो प्रकाश की चाल क्या होती है बेटा, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होती है। अब इसकी जो चाल है सबसे पहले किसने ज्ञात की थी, ध्यान रखना ये क्वेश्चन आता है कई बार कि प्रकाश की चाल किसने ज्ञात की थी। तो प्रकाश की चाल लगभग बेटा आज से, मैं बात करूं बेटा लगभग आज से 340 साल पहले डेनिश का नागरिक था एक रोमर। किसने, रोमर ने। 340 साल पहले, लगभग आज से, मैं आज की बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है, 2021-22 की बात कर रहा हूं, 22 की बात मान लो आप, ठीक है। तो किसने की थी, रोमर ने की थी प्रकाश की चाल की खोज। अब इसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन नंबर, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। ध्यान रखना ये कई बार आया है क्वेश्चन, किसका बना होता है बेटा, टंगस्टन का बना होता है। गलना किसका बहुत ज्यादा होता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो किससे बना होता है, ध्यान रखना टंगस्टन से। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखो यहां पर मैथमेटिक्स आ जाता है, और ध्यान रखना बेटा अपने को टारगेट लेके चलना है कि जो जीके और जीएस का पेपर है वो मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट में निपटा दें। लास्ट का आधा घंटा हमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए रखना है बेटा, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। ए और बी एक काम को 16 दिन में, इधर देखो बेटा ए और बी किसी काम को 16 दिन में पूरा कर रहे हैं। ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है बेटा, ए अकेला उस काम को 24 दिन में पूरा कर रहा है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, पहले इनका एलसीएम लो बेटा, कितना, 48। ए और बी 16 दिन में 48 काम, तो एक दिन में कितने काम, 3 काम। ए एक दिन में 24 दिन में 48 काम, तो एक दिन में कितने काम, 2 काम। अब देखो बी अकेला काम को करेगा, बी अकेला करेगा। अब 48 काम करने, ठीक है। ए और बी दोनों तो बेटा एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, अकेला एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो अकेला भी एक दिन में 1 काम करेगा। तो कितने दिन हो गए बेटा आपके, 48 दिन हो गए। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 48 दिन आ जाएगा। चलिए आप एक वर्गाकार खेत का परिमाप, देखो बेटा वर्ग के परिमाप की बात करें, देखो वर्ग का जो परिमाप है वो क्या होता है, 4 गुणा भुजा होता है, 4a होता है। और ये आपके पास दे रखा है कितना, 100 मीटर। तो बेटा a का मान कितना आ गया, 25। तो उसका क्षेत्रफल पूछा है, ध्यान रखना वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, a का स्क्वायर, और a का मान कितना है, 25। तो 25 का स्क्वायर करेंगे, 25 गुणा 25, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 625। ये इसका क्या आ जाएगा आपके पास, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। आयतन की बात करें तो ये 4/3 पाई आर क्यू। ध्यान रखना देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, देखो गोला बेटा इस तरह से बनता है, 1 वृत्त, 2 वृत्त, 3 वृत्त और 4 वृत्त। ध्यान रखना कोई भी गोला बनता है 4 वृत्तों को मिलाकर बनता है। एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, तो 4 का क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू इसका आयतन होता है।
देखो बेटा यहाँ पे ये प्लस नहीं है, यहाँ ये डिवाइड है, इसको थोड़ा ठीक कर लेना। 0.45 अपॉन में 0.0095, इधर देखो बेटा 0.45 अपॉन 0.009। ऐसे क्वेश्चन देखो आ जाते हैं, इसको करने का सीधा सा तरीका है 45 बटा, आप पहले 9 लिखो बेटा, ऊपर से आपने 2 अंक के बाद हटाया है तो यहाँ 1 गुणा 100 का हो जाएगा। नीचे देखो कितने अंक के बाद से हटा रहे हो आप, 4 अंकों के बाद से, तो 20 से 20, 9 पंजे 45, कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर 500। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो क्या आएगा, 500 आ जाएगा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। देखो बेटा एक तो गुणनखंड है, डायरेक्ट आप वैल्यू सेटिस्फाई करा के कर सकते हो, नहीं तो आप यहां देखो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो ध्यान रखना बेटा ये इन दोनों का जो गुणा होता है वो होता है आपका एल्फा इंटू बीटा, और ये होता है एल्फा प्लस बीटा। ध्यान रखना है, यानी कि ये तो मूलों का गुणनफल है और ये मूलों का योगफल है। ऐसी दो संख्याएं सोचो जिनका गुणा करने पर 6x स्क्वायर आए और जोड़ने घटाने पर 5x आए। तो सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, बेटा 3 और 2 5 और 3 दूनी 6, 3x और 2x प्लस 6 बराबर 0। तो ये क्या हो गया बेटा, x कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस 3 आ गया, 2 कॉमन लिया तो यहाँ भी x प्लस 3 आ जाएगा, और आप बेटा यहां लेंगे तो x प्लस 2 और ये आ गया x प्लस 3। तो इसका जो राइट आंसर है x प्लस 2 और x प्लस 3, इनमें से कोई सा भी नहीं है। चलो ये जो लास्ट वाला है इसको आप x प्लस 2 कर लो, तो हम कौन सा ऑप्शन सही कर देंगे, चौथा ऑप्शन सही कर देंगे। ध्यान रखना, आप चाहो तो बेटा इसको डायरेक्ट इससे भी कर सकते हो, वैल्यू रख के देखो, एक बार x की वैल्यू x प्लस 2 है तो -2 रख के देखो, -2 रखने पर ये कितना आना चाहिए 0, और एक बार -3 रख के देखो तो -3 रखने पर भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें जिसका व्यास, देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा 4πr², तो 4 गुणा 22/7। आपके पास व्यास है बेटा, एक बात बताओ त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, तो व्यास आपके पास कितना है बेटा 4.2, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 4.2 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2.1, तो यहां 2.1 गुणा 2.1 कर लेना। आप इनमें इनका गुणा करेंगे तो बेटा देखो 7 या 21, 0.3 आ जाएगा, 22 चौका 88 गुणा में 21 या 63, 0.63 आ जाएगा। और देखो बेटा इनका गुणा करेंगे तो अंतिम डिजिट आएगी 8 या 24, अंतिम डिजिट आएगी बेटा 4। अब देखो यार 4 आई थिंक किसी में नहीं आ रही है, नहीं तो 88 गुणा 0.63 करेंगे तो इसका 88 से भी कम आएगा आंसर। तो इसका मतलब इसका कौन सा सही है, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है 88 से कम ही आएगा। देख लो 4 पाई व्यास 4.2 है तो बेटा 4.2 गुणा 4.2 का आधा हो जाएगा 2.1 गुणा 2.1। इसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 38, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो रोम्बस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा 1/2 d1 गुणा d2, या मैं कहूं 1/2 d1 और d2 क्या है यहाँ पे विकर्णों का गुणा, ये इसका क्या होता है बेटा क्षेत्रफल होता है। तो देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण कितने हैं बेटा 16 और 18, इनका गुणा कर दो आप, 18 अट्ठे कितना आ गया 144 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है 144 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, मीटर होता तो आपका मीटर स्क्वायर आ जाता। अब इसके बाद चलिए आगे, इनका मैसे ज्ञात करना है बेटा, महत्तम समाप्यवर्तक जिसको HCF बोलते हैं बेटा अंग्रेजी में। तो HCF क्या होता है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या, ऐसी सॉरी HCF हाईएस्ट, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन तीनों में पूरा पूरा भाग चला जाए वो इनका क्या कहलाएगी, HCF कहलाएगी। तो ये क्या होगा बेटा 96, 528, 2160 और 3520। तो देखो पहले आप क्या करो बेटा, इन सब में मेरे हिसाब से 4 का भाग जा रहा है, 4 का ही दो, पहले कोशिश करो बेटा बड़ी से बड़ी संख्या का भाग देने, क्योंकि आप छोटी संख्या का भाग दोगे तो पता नहीं लगेगा आपको। तो 4 का भाग दो, 4 का भाग गया 96 में 24 बार, 4 का गया बेटा 13 बार और 2 बार, 132 बार गया है 4 का भाग, और 2160 216 में जाएगा 4 का भाग, 4 पंजे 20 और 4 चौका 16, 540 बार, इसमें दो 4 अट्ठे 32 हो गया बेटा, फिर 4 अट्ठे 32 हो गया, और दिया आ जाएगा बेटा आपका, ठीक है कितनी बार 4 बार गया।
अब देखो फिर इनमें जा रहा है किसी का भाग, फिर जा रहा है, देखो मेरे हिसाब से 4 का ही जा रहा है, तो 4 का दे दो, 6 बार गया 4 का, 4 तिया 12, 4 तिया 12, फिर गया इसमें 4 का भाग दो, देखो कितनी बार जाएगा बेटा इसमें, 4 का 4 एकम 4, 4 तिया 12, ठीक है, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 2 बचा और 4 पंजे 20। इसके बाद देखो बेटा यहाँ पे 220। क्या अब जा रहा है इनमें किसी का? अब किसी का भाग नहीं जा रहा, तो इनका HCF आ जाएगा 4 गुणा 4 कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। देखो आप चाहो तो 2-2 का भाग दे दो 4 बार, ठीक है, कोशिश करो बेटा बड़ी से बड़ी संख्या का भाग दे। एक दुकानदार ने 24 नारियल खरीदने पर 1 नारियल मुफ्त दिया। देखो बेटा 24 नारियल खरीदे और 1 नारियल मुफ्त दिया, तो टोटल कितने नारियल हो गए? 25 नारियल हो गए। 25 नारियल में से एक फ्री है, और एक फ्री कितने पे? 25 पे। तो छूट ज्ञात करनी है बेटा टोटल, क्योंकि 24 नारियल खरीदे हैं और एक साथ में, तो टोटल नारियल हो गए 25, तो जो एक नारियल दिया है वो 25 में से है, तो प्रतिशत ज्ञात करना है, तो कितना आ गया बेटा आपका? 4%। इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा? 4%। अच्छा बाबू, कुछ व्यक्ति एक काम को 80 दिन में पूरा कर सकते हैं, 30 व्यक्ति कम हो जाएं तो 20 दिन और लगेंगे। तो देखो सीधा सा क्वेश्चन है बेटा, कुछ व्यक्ति काम को 80 दिन में, मान लो x व्यक्ति काम को 80 दिन में कर रहे हैं, अब 30 व्यक्ति कम हो जाएं, व्यक्ति x माइनस 30 रह जाएं, क्योंकि व्यक्ति पहले बेटा x थे, अब 80 है, तो x माइनस 30 रह जाएं, और बेटा 20 दिन अधिक, तो 80 दिन पहले 20 दिन अब, टोटल कितने दिन लगेंगे? 100 दिन। इसको सॉल्व करो, 80x बराबर 100x माइनस 3000 आ जाएगा बेटा। इसको इधर लाओ, 80x माइनस 100x बराबर माइनस का 3000, यहां माइनस का 20x बराबर माइनस का 3000, x बराबर 3000 बट्टा में 20, तो कितना आ जाएगा बेटा बताओ? ये 150 आ जाएगा। तो कितने आदमी है आरंभ में? 150 आदमी है। देखो ध्यान रखना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, मान लेते हैं स्टार्टिंग में x आदमी है, x आदमी कोई काम 80 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो टोटल काम हो गया x गुणा 80। अब 30 आदमी कम हो जाए तो x माइनस 30, दिन बढ़ जाए तो दिन जोड़ देंगे बेटा। इसके बाद कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे? 150। किसी परीक्षा में A तथा B अधिकतम अंकों में से 60% और 30% अंक, उनके प्राप्तांकों का योग, देखो बेटा प्राप्तांकों का योग, ए ने 60% किए और बी ने 30% किए, तो ये ए और बी का योग कितना दे रखा है बेटा? 783, मतलब 90% का मान दे रखा है 783। तो आपसे पूछा है कुल, कुल कितने बेटा? 783 बट्टा में 90 गुणा में 100, 0 से 0, 9 से काटो बेटा, 9 8 75, 72। अब यहां कितना है? 9 7 53, 870 आ जाएगा। देखो बेटा दोनों ने 60% और 30% अंक प्राप्त किए हैं, तो 60 और 30 कितने प्राप्त किए? दोनों ने 90 अंक प्राप्त किए, 90% हो गए, लेकिन अंक है आपके पास 783 अंक है, तो 783 अपॉन में 90 कर देंगे और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। देखो 2.31, देखो 2.31 मल्टीप्लाई बाई 0.19, देखो बेटा इनका गुणा करो, 19 एकम 19, 19 तिया 57, देखो 19 एकम 19 कितनी बार कितना आ गया बेटा आपके पास? कैरी 1 आ गया, 19 एकम 19, 19 तिया 57, 57 और 1 58 आ गया बेटा, 19 दूनी 38, अब 38 और 5 कितना आ गया? 43। पॉइंट कितने के बाद? 3 और 2 5, तो 4 ये हो गए और 1 के बाद लगा दो, तो 0.04389 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। दो लगातार सम संख्याओं का योग 7/24 है, यदि पहली संख्या, अब बेटा देखो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सॉल्व करना चाहो तो डायरेक्ट भी हो जाएगा बेटा, कि दो लगातार संख्याएं उनके व्युत्क्रम का योग, तो एक का व्युत्क्रम 6 हो गया, दूसरी का क्या हो जाएगा बेटा? 1/6 प्लस 2x, या 2 ही जोड़ दो सीधा हो ही जाएगा, 6 और 2 कितना हो गया? 8। छोटी यानी पहली संख्या दी है बेटा, पहली संख्या 8 है, तो दूसरी संख्या उससे 2 ज्यादा होगी, सम का मतलब जो 2 से डिवाइड है, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 8। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से भाजित है? देखो बेटा 9 से भाजकता का नियम क्या कहता है? यदि अंकों का योग 9 से विभाजित है, यदि अंकों का योग 9 से विभाजित है, तो दी गई संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो देखो कैसे बेटा,
7 और 1 8 और 1 9, 9 और 8 17, और 17 और 2 कितना हो गया 19, और 7 26। ये भाजित होगी? बिल्कुल नहीं होगी भाई। 6 और 2 8 और 3 11 और 4 15 और 5 20, 20 और 8 28 और 8 36, 36 में देखो 9 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है बेटा 4 बार, तो इसका मतलब ये संख्या विभाजित होगी। बाकी इनको भी देख लो, 7 5 12 15 17 21 26, ये भी नहीं होगी बेटा, 34 हो रहा है ये भी। ये देख लो 8 और 14 15 17 20 24 32, ये भी नहीं है। तो ध्यान रखना कौन सी संख्या होगी जिसके अंकों का योगफल 9 से विभाजित है। इसके बाद चलिए आगे। एक आयत और एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, वर्ग की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा की आधी है। तो बेटा आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा की आधी है, तो कितना हो गया बेटा 2.5। तो आयत की चौड़ाई तो कितनी आ गई 2.5, क्षेत्रफल बराबर है। तो एक बात बताओ बेटा, वर्ग का क्षेत्रफल की बात करूं मैं, देखो वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा भुजा का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बेटा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब क्षेत्रफल बराबर है, तो बेटा मैं बात करूं आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई ज्ञात करनी है, चौड़ाई बेटा इसकी आधी है, वर्ग की भुजा 5 है, चौड़ाई मैंने बता दी है 2.5 आ जाएगी, और ये किसके बराबर है 25 के बराबर, लंबाई बराबर 25 बटा 2.5, तो कितना आ जाएगा बेटा, इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा बेटा। चलिए इसके बाद आगे, मैं उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हूं, देखो इस तरीके से खड़ा हूं बेटा, इधर की तरफ मुख करके, उत्तर की तरफ, अपनी दाईं तरफ 6 किलोमीटर चलता हूं, दाईं तरफ 6 किलोमीटर चलता हूं, और फिर दोबारा दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता हूं। इस समय मैं कौन सी दिशा में खड़ा हूं, देखो बेटा इस दिशा में, ये कौन सी दिशा है, प्रारंभिक स्थान पे बतानी है, तो प्रारंभिक स्थान पे ये आपकी जो है दिशा कौन सी होगी बेटा बताओ, पश्चिम और दक्षिण, तो सॉरी पश्चिम नहीं, ये पूरब, और इधर देखो कौन सी है दक्षिण, तो दक्षिण पूरब होगी ये बेटा, ध्यान रखना इसका जो राइट आंसर है वो साउथ ईस्ट आ जाएगा, दक्षिण। इसके बाद चलिए आगे, इसमें से अगला बताना है, 15 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, तो आगे क्या आ जाएगा 7, 33 और 7 कितना आ गया 40। देखो अमूमन ध्यान रखना बेटा रीजनिंग इजी ही आती है, हालांकि आपको मैं रीजनिंग के कुछ एक जो चैप्टर हैं वो मैं उनकी स्पेशल क्लास डालूंगा, तो मैथ फॉर रीजनिंग की उनको मैं ही पढ़ाऊंगा आपके लिए। यदि एडीडी 9 है, बीओएस 50 है, तो बटर का क्या होगा, देखो बेटा ए 1 नंबर पे आता है, डी 4 पे आता है, डी 4 पे आता है, 9 हो गया, बी बोले तो 2, यू 21, यू 21 सन 1919 आ गया, और एच का मतलब 8 आ गया, तो इनको जोड़ो बेटा एक बार, 19 और 8 कितना हो गया 19 और 8, देखने देना, 29 और 2 31 हो गया, 31 और 19 50 हो गया, 58 आना चाहिए। एक बार दोबारा चेक करते हैं बेटा, बी 2 पे आ गया, यू 21 पे आ गया, एफ 19 पे आ गया, 21 और 19 40, सही है बेटा, 21 और 19 कितने हो गए 40, और 8 48 और 2 50 आ गया। बटर का ज्ञात करना है, देखो बी 2 पे, यू 21 पे, टी 20 हो गया बेटा, टी 20 हो गया, ई 5 पे हो गया, आर वेंकटरमन ने एज 18 कर दी, ठीक है, ये इनकी ट्रिक है, डायरेक्ट ध्यान रखना, इनको जोड़ो बेटा कितना आ गया 21 और 2 23 और 20 43, 43 और 20 कितना हो गया बेटा 63 हो गया, 63 और 5 कितना हो गया बेटा 63 और 5 कितना हो गया 68, 68 और 18 कितना हो जाएगा बेटा बताओ, 68 और 18 आई थिंक हो गया 86, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा 86 आ जाएगा। चलिए आगे, इसके बाद यदि ललित ऊपर से 9वां स्थान है, देखो ललित ऊपर से 9वां, नीचे से 38वां, तो टोटल होंगे बेटा ध्यान रखना वही है, इनको जोड़ के एक घटा देंगे, 38 प्लस 9 माइनस 1, तो 9 में से गया 8, 38 और 8 कितने हो गए 40। देखो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में एक फॉर्मूला है कि राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, ये आपके होंगे कौन से टोटल, तो टोटल होते हैं राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, तो बेटा ऊपर से 9 आए कोई व्यक्ति और नीचे से 38वां है, तो इनको जोड़ के और एक घटा देंगे। एक बाड़े में कुछ खरगोश हैं और कुछ मुर्गे हैं, यदि उनके सिर गिनते हैं तो 50 हैं। एक बात बताओ बेटा, सिर गिनते हैं, मान लो खरगोश x हैं और मुर्गे कितने y, तो फिर बेटा x प्लस वाई, फिर तो कितने हो गए आपके पास 50 हो गए। और उनके पैर, देखो बेटा खरगोश के पैर कितने होते हैं 4 और मुर्गे के पैर कितने होते हैं 2,
तो ये 4x प्लस 2y बराबर कितना आ जाएगा बताओ बेटा, 184। या मैं कहूं यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस वाई बराबर कितना आ गया बेटा, 184 में 2 का भाग दे देंगे तो 9 बार गया ये, और ये 2 बार गया। तो यहां पे x प्लस वाई कितना आ गया, 50। अब देखो बेटा माइनस 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 कर दो, y से y कैंसिल हो गया, ये x बराबर 92 से आपका देखो 50 गया बेटा, 92 में से 50 गया तो आपके पास बचेगा कितना, 42। तो आपके पास 42 तो क्या है बेटा, खरगोश है, और मुर्गे कितने हैं आपके पास, 8। 50 टोटल है, 50 में से 42 गए तो कितने मुर्गे, 8। यहां पर ध्यान रखना इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, 8। यहां पर आपका बेटा ये पेपर खत्म हो जाता है। और बाकी कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार बताओ किसका कितना स्कोर आ रहा है।